हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। सेकंड यूनिट हम चल रही है क्लास 12 फिजिक्स की और सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर आज से शुरू होने जा रहा है। बेसिकली नीड क्या पड़ी हमें इसकी कि जो सिंपल सर्किट होते थे जिनमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, तो उनको तो हम इजीली मैनिपुलेट कर लेते थे। इजीली जो है हम उनको कैलकुलेट करके वहाँ से करंट की, रेजिस्टेंस की, वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सर्किट बड़े होने लगे, एक से ज़्यादा बैटरी, एक से ज़्यादा रेजिस्टर जब ये सर्किट में जुड़ने लगे, पाथ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, तो हमारे लिए मुश्किल होता चला गया कि कैसे हम करंट की वैल्यू निकालें, कैसे हम वोल्टेज या रेजिस्टर की वैल्यू निकालें। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली समझने के लिए किरचॉफ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने दो रूल्स दिए हमें। एक फर्स्ट लॉ है जिसे हम करंट लॉ बोलते हैं और दूसरा है वोल्टेज लॉ। इन दो लॉज की हेल्प से हम इजीली कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जो है सॉल्व करके गिवन वैल्यूज को यूज करके जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ स्टार्ट करने से पहले तीन डेफिनेशंस हैं जो आपको, या हम ये कह सकते हैं तीन टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली टर्म है जंक्शन की। जंक्शन कहते किसे हैं? ये वर्ड हो सकता है आपने फिजिक्स में आज ही सुना हो, इससे पहले 9th, 10th, 11th में ना सुना हो। अब तक आपने वर्ड जो है वो रेलवे स्टेशन पे ही देखा होगा कि जंक्शन। उससे भी मैं आपको लिंक करके बता देता हूँ। देखो, हर रेलवे स्टेशन के नेम के पीछे जंक्शन नहीं लिखा होता। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली जंक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद आप चंडीगढ़ की तरफ लाइन पे चलोगे तो दिल्ली के बाद पानीपत जंक्शन मिलेगा, फिर आपको अंबाला जंक्शन मिलेगा। तो क्या रास्ते में कोई शहर नहीं आते हैं? दिल्ली से पानीपत आते हुए भी रास्ते में शहर थे, पानीपत से अंबाला जाते हुए भी रास्ते में कुरुक्षेत्र था, करनाल था, लेकिन आपको जंक्शन इन्हीं स्टेशन पे क्यों मिला? जो दूसरे स्टेशन है वहां पर रेलवे की जो लाइन है वो 2 या 3 ही है, कि जब किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे अगर इन शहरों के, तो आपको रेलवे लाइन 2 या 3 ही दिखाई देंगी। लेकिन जिन शहरों का मैंने नाम जंक्शन में लिया, जैसे कि दिल्ली है, अंबाला है, वहाँ पर आप देखोगे रेलवे की जो लाइन है स्टेशन पे 7 से 8 लाइनें जो है ऐसी हैं जिनमें से ट्रेन गुजर सकती है। यानी कि जंक्शन उन्हें बोला गया है जहाँ पर नंबर ऑफ क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है, कि आप इजीली 7 ट्रेनें खड़ी कर सकते हो, तो उनको हमने जंक्शन वर्ड दिया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है हमारे पास, कि जहाँ पे कम से कम वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा तारे आके जुड़ती हैं। तारों को हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पर एटलीस्ट 3 कंडक्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। कि जहाँ पर ज़्यादा तारे आके जुड़ते हैं, 5 घरों में से तार लाए और 5 घरों में से तारों को लाके एक जगह जोड़ दिया, तो वो जंक्शन हो गया कि 5 घरों से तारे आ गए। जहाँ पर 3 से कम है, 2 तारे आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसको जंक्शन ही बोलते हैं, उसको जो जोड़ बोल देते हैं। आप जोड़ लगा दिया, कनेक्ट कर दिया बस। तो जंक्शन वर्ड कहाँ यूज किया जाएगा? वेयर एटलीस्ट 3 वायर्स और कंडक्टर्स कनेक्टेड। जहां पे कम से कम 3 वायर या कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। दूसरी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है ब्रांच। ब्रांच किसे बोलते हैं? ये वर्ड भी फिजिक्स में आपने अब से पहले नहीं सुना होगा, और सुना कहाँ होगा आपने ये वर्ड? बैंकों में। बैंक की ब्रांच ये सुना होगा आपने, ये बैंक की ये वाली ब्रांच है, ये जीटी रोड वाली ब्रांच है, ये उस कॉलोनी की ब्रांच है, ये उस एरिया की ब्रांच है। तो ब्रांच वर्ड आपने वो सुना होगा। यहाँ पर क्या होता है? देखो, ब्रांच का मीनिंग क्या है? 2 जंक्शन आपने अगर ले लिए, दोनों जंक्शंस के बीच का जो पाथ लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। पाथ लेंथ बिटवीन 2 जंक्शंस, पाथ लेंथ
बिटवीन टू जंक्शन, दो जंक्शंस के बीच की जो पाथ लेंथ है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जो बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है ब्रांच की केस में कि करंट किसी भी ब्रांच में हमेशा सेम वैल्यू का होता है। करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट इन अ ब्रांच। एक ब्रांच में हर पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कोई भी आप ब्रांच ले लीजिए, उसके किसी भी पॉइंट पे आप करंट मेजर करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एक और चीज ब्रांच से रिलेटेड है, वो क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांच अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ जंक्शंस पता है कि जंक्शन कितने दे रखे हैं तो उसमें क्या ऐड कर दो, +1। जितने जंक्शन होंगे नंबर ऑफ ब्रांच जंक्शन से एक ज्यादा होती है। जैसे देखिए जंक्शन है यहाँ पर दो, ए और बी, क्योंकि ए पे भी 3 तारे मिल रही हैं, 1 2 3, और बी पे भी 3 तारे मिल रही हैं, 1 2 3। ये तो हो गया जंक्शन। ब्रांच किसे बोलते हैं, पाथ लेंथ बिटवीन टू जंक्शन। दो जंक्शंस के बीच की जो पाथ लेंथ है, या यहाँ से जाने का रास्ता या यहाँ से जाने का रास्ता, दो जंक्शन के बीच बिटवीन पाथ लेंथ को हम ब्रांच बोलते हैं। जितनी जंक्शन है एक ज्यादा ब्रांच होंगी। जंक्शन है 2 और ब्रांच कितनी हुई, 1 2 3, 3 रास्ते हुए, 3 पाथ हुए तो ब्रांच हो गई 3। जितने जंक्शन एक ज्यादा ब्रांच मिलेगी आपको, और करंट सेम मिलेगा। जो करंट यहाँ पर है इस ब्रांच की अगर मैं बात करूं, वही करंट यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। एक ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तीसरी टर्म जो आपको यहाँ समझनी है वो है लूप। ये हो सकता है आपने क्लास 10th में किया हो। इसकी डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा वो जरूर पढ़ी होगी, टर्म शायद आपके लिए नहीं हो। डेफिनेशन बोलते हो आप क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी 10th क्लास में, किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें हम ये डेफिनेशन बताते थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ, कि करंट का वो रास्ता जो क्लोज है। क्लोज का मीनिंग है कि दोनों सिरे पे जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है और बी से भी जुड़ा हुआ है। दोनों पे, ये नहीं है कि ए से जोड़ दिया और बी पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, दोनों पे जुड़ा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, क्लोज। और कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग ये है कि जिस तार से जुड़ा हुआ है वो तार बीच में कहीं भी टूटी हुई नहीं है। तो जब ऐसा रास्ता होता है तो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। ये 3 चीजें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ सकती हैं, इसलिए हमने इन 3 चीजों का जिक्र किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ध्यान से समझिएगा आज के टॉपिक को। फर्स्ट रूल शुरू करते हैं किरचॉफ का। इस फर्स्ट रूल का और भी नाम है, इसको करंट रूल भी कहते हैं और इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम किसका, करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। स्टेटमेंट ये कहती है रूल की कि करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा, एक जंक्शन पे जो करंट आके मिल रहे हैं उन करंट्स को अगर आप टोटल कर दो तो रूल के अकॉर्डिंग सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
सम को आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, मैथ में ये सम का साइन है, यानी कि सम ऑफ करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये वाली स्टेटमेंट समझ में नहीं आती पढ़ने से तो इसको एक सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, शायद आपको और इजी हो जाए। वो स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट entering any junction, entering any junction, टोटल करंट जो किसी जंक्शन में एंटर कर रहा है मस्ट इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इनका कहने का मीनिंग ये है, जंक्शन में जितना करंट एंटर करेगा और जितना करंट बाहर जाएगा, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। ये फर्स्ट रूल हमें कहता है। इसको अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो I इन जो अंदर आ रहा है वो इक्वल होगा I आउट। ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कैसे इसको कैलकुलेशन में लेके आएंगे मैथमेटिकल्स में, देखिए कोई पॉइंट है ये आपके पास, 5 पाथ आपने ड्रॉ कर दिए, या ये कह सकते हैं 5 वायर्स आपने इस पॉइंट पे जोड़ी है, तो ये जंक्शन हो गया आपके पास। करंट की डायरेक्शंस देख लीजिए, ये मैंने करंट की डायरेक्शंस बता दी। आप ध्यान से देखोगे तो 5 में से 3 में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है और 2 में करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। I2, I3, I4 अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इनके अंदर आते हैं, और I1 और I5 बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आउट की कैटेगरी में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा आपने, रूल के अकॉर्डिंग कि इन वाला इक्वल होना चाहिए आउट वाले के। तो इन वाला है आपके पास I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल होना चाहिए I1 प्लस I5 के, क्योंकि ये आउट में है। नेक्स्ट लाइन में इनको इधर ले आइए, I2 I3 I4 माइनस I1 माइनस I5, इधर आगे माइनस के, इधर क्या रह गया, 0। और हम इसको लिख सकते हैं I3 I4 प्लस ब्रैकेट में माइनस I1 प्लस ब्रैकेट में माइनस I5 इक्वल्स टू 0, यानी कि टोटल सम सबका क्या हो गया, 0। अब इसमें माइनस साइन क्यों लिखा आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, वो ये कि यहाँ पर भी साइन कन्वेंशंस होते हैं, जैसे 10th में आपने लाइट के चैप्टर्स में किए हैं। यहाँ किस तरह के साइन कन्वेंशंस होते हैं कि अगर सर्किट में कोई एंटर कर रहा है तो आपने अगर उसको पॉजिटिव मान लिया, तो सर्किट से बाहर जाने वाले को आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाता है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, वेयर करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो आने वाले करंट को पॉजिटिव मान लिया और जाने वाले को क्या मान लिया, नेगेटिव। लेकिन टोटल सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, जो किसको दिखा रहा है, फर्स्ट रो को दिखा रहा है। तो यानी कि जितना करंट आया उतना चला गया, जितना चार्ज एंटर हुआ उतना चार्ज बाहर चला गया, तो चार्ज को कोई लॉस नहीं हुआ। इसलिए फर्स्ट रूल जो है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि जो जंक्शन है ये कभी भी सोर्स का काम नहीं करता, या आप ये नहीं कह सकते कि जंक्शन इज द सोर्स ऑफ चार्ज। सोर्स उसे बोला जाता है जो या तो चार्ज को पैदा करे या चार्ज उसके पास हो।
लेकिन ये सिर्फ एक दरवाजे की तरह है कि एक रूम में एक दरवाजा होता है, या तो आप उस दरवाजे से क्रॉस कर सकते हो या दरवाजे से एंटर कर सकते हो। रहोगे तो रूम में, दरवाजे पे तो नहीं रहोगे। तो जंक्शन जो है सिर्फ एक सर्किट का दरवाजा होता है, या तो करंट एंटर कर रहा है या करंट बाहर है। करंट जंक्शन पे हो नहीं सकता, या जंक्शन करंट को सेव नहीं कर सकता। तो जंक्शन कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ करंट, इट इज जस्ट अ मीडियम टू पास द करंट। तो याद रखना है आपको कि जंक्शन जो है वो सोर्स नहीं होता। तो ये है हमारे पास फर्स्ट रूल, जो ये कहता है कि किसी भी सर्किट में टोटल करंट क्या होता है, जीरो होता है, यानी जितना एंटर किया है वो इक्वल होता है जितना बाहर गया है। अब हम इसका सेकंड रूल करेंगे। देखिए, फर्स्ट रूल करंट पे बेस्ड था, तो सेकंड रूल जो है वो वोल्टेज पे बेस्ड है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया। क्या नाम देंगे हम उसको? नाम देंगे सेकंड रूल। दो नाम और हैं इसके भी। सेकंड रूल के अलावा इसको वोल्टेज रूल भी बोला जाता है और लूप रूल भी बोला जाता है। पहले इसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं समझने के लिए। इसके अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट या लूप इन अ क्लोज्ड लूप या सर्किट इज जीरो। यहाँ पे भी क्या है? जीरो। कि किसी क्लोज लूप में या किसी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल सम निकालोगे तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। पहले रूल में करंट जीरो आता था जंक्शन पे, यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एक सर्किट या एक लूप बना रहा हूं मैं। देखिए सिंपल सा मैंने एक लूप बना दिया जिसमें मैंने 3 रेजिस्टर लगाए हैं, 1 2 3, 2 बैटरियां लगाई हैं। इस बैटरी को नाम दिया E1, इसको रेजिस्टर R1, इसको रेजिस्टर R2, बैटरी E2, इसको रेजिस्टर R3। पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें से निकलने वाले करंट को नाम दिया I1। यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी करंट की, इसमें से निकलने वाले करंट को नाम दिया I2। ये जंक्शन है। इस जंक्शन पे नाम अगर मैं दूं इनको A B C D E F, D जंक्शन है और C भी जंक्शन है। यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2। तो जंक्शन में 3 रास्ते हैं और अगर 2 रास्तों से करंट एंटर हो रहा है तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि तीसरे रास्ते से करंट बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि जंक्शन सोर्स नहीं है। अभी आपने पढ़ा जंक्शन एक सोर्स नहीं है जो चार्ज को अपने पास रखेगा, उसको तो पास कराना ही कराना है। तो 2 जगह से जब करंट एंटर हुआ तो तीसरी जगह से करंट बाहर की तरफ जाएगा ऐसे। और किसके इक्वल होगा? अभी आपने पढ़ा करंट जितना एंटर होता है उतना ही इक्वल होता है आउट होने वाले के। एंटर कितना हुआ? I1 प्लस I2, तो बाहर भी कितना जाएगा? I1 प्लस I2। इस पूरी लूप में करंट की वैल्यू यही रहेगी I1 प्लस I2, लेकिन ये ब्रांच खत्म हुई, ये एक ब्रांच थी, पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होती है। जैसे ही ब्रांच खत्म हुई फिर दोबारा यहाँ पे वापस चला गया I1, यहाँ पर वापस चला गया I2, क्योंकि फिर दोबारा ब्रांच की प्रॉपर्टी याद आ जाती है कि ये भी एक ब्रांच है और इस पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होगी, यानी कि I1 ही होगी। ये भी एक ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होगी, यानी I2 ही होगी। बहुत अच्छे से आपने इनको समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। 3 इक्वेशंस निकाल रहे हैं जैसे मैथ सॉल्व करते हैं। पहले हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं, फर्स्ट लूप लेते हैं
इन लूप A B C D A B C D A इस लूप में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन है। देखिए क्या है साइन कन्वेंशन। आप इस सर्किट में लूप के अंदर क्लॉकवाइज भी चल सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। ध्यान आपको क्या रखना है, सिर्फ अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जिसकी डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग चल रही है, जो आपके साथ फेस करके चल रहा है, वो आपका दोस्त है, तो आपने उसको पॉजिटिव में लेना है। लेकिन जिसकी डायरेक्शन आपसे अपोजिट है, जो आपके सामने फेस करके खड़ा है, वो आपका दुश्मन है, आपने उसको नेगेटिव में लेना है। दूसरे शब्दों में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जो आपके साथ चल रहा है, जिसका फेस आपके साथ है सामने की तरफ, वो पॉजिटिव है, वो दुश्मन नहीं है, दोस्त है। लेकिन जो सामने से टकरा रहा है वो क्या है, दुश्मन है, वो नेगेटिव लेना है। इसके अलावा अगर आपके सामने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है तो आपने उसको प्लस साइन में लेना है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है तो आपने उसको नेगेटिव साइन में लेना है। हम जो सॉल्व करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेके सॉल्व करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए पहला ये है, एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग है ऐसे उल्टा चलना। कहां से शुरू होने वाले हैं, ए से। ये ए पॉइंट है और किसका सम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का। और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है V = IR, यानी कि I और R की फॉर्म में इकट्ठा अगर मल्टीप्लाई करते हैं I को R से तो वो V देता है। अब ध्यान रखिएगा, A से चलना शुरू हुए, A से D तक आए। देखो लूप के अकॉर्डिंग तो A B C लिखा हुआ है, बच्चे बोलेंगे जी A के बाद B के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो इसलिए हमें पहले A के बाद क्या आने वाला है, D आने वाला है, तो इसलिए D C B A। दोबारा देखते हैं, A से चले कहां तक, D तक। A से D तक जाने में सिर्फ वायर है, वायर पे कोई भी कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ। जब कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो वायर के अंदर सिर्फ क्या है, करंट। लेकिन हमें करंट का तो कुछ भी नहीं करना, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो A से D तक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम नोट कर सकें। लेकिन जैसे ही आप D के बाद C तक गए तो आपने देखा कि एक रजिस्टर लगा हुआ है R3 और एक करंट फ्लो कर रहा है I1 + I2। अब आपको पता है कि अगर इस कंपोनेंट पे हम करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आपको क्या देगा, वो पोटेंशियल देगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस लूप के लिए हम क्या लिखेंगे कि I1 + I2 और बाहर मल्टीप्लाई किससे कर दी, R3 से। अब ये क्या दे रहा है, ये पोटेंशियल दे रहा है। I × R क्या देता है, पोटेंशियल। किसके अलोन, इस पाथ के अलोन। पॉजिटिव इसलिए लिया, हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी हमारी तरफ है, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा दोस्त हुआ, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में काउंट किया। आगे क्या हुआ, अब हम चले C से लेके B की तरफ। क्या मिला रास्ते में, सिर्फ करंट। खाली करंट का हम क्या करें, पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते, तो इसको छोड़ दिया। अब जब B से A की तरफ गए तो करंट की डायरेक्शन भी ये थी और हमारी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग इसी तरफ थी, तो करंट हमारे साथ साथ चल रहा था। इस कंपोनेंट में कौन सा करंट मल्टीप्लाई हुआ, I1, क्योंकि I1 + I2 तो यहीं तक था। अब I1 मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, R1, और साइन कौन सा, प्लस का, क्योंकि हमारे साथ चल रहा है, प्लस I1 R1। आगे गए A की तरफ तो कौन सा टर्मिनल सामने आया, नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल के लिए आपने क्या सीखा है कि साइन कैसा लगाते हैं, माइनस का, और बैटरी क्या है आपके पास, E1, और ये सारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ये बोलता है वोल्टेज रूल कि टोटल सम जो होगा पोटेंशियल का, ये भी पोटेंशियल EMF है, ये भी पोटेंशियल और ये भी पोटेंशियल, तीनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो ऐसी 3 इक्वेशंस निकलेंगी, एक इस रूप से, एक टोटल रूप से, और तीनों इक्वेशंस को आपने ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते थे x, y, z की, और आपको इसमें से फिर I1, E1 या R1 जिसकी भी वैल्यू पूछ रखी हो आपने उसको सॉल्व कर लेना है।
सेकंड इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। देखिए दूसरा लूप देखिए, इन लूप डी सी एफ ई डी, डी सी एफ ई डी, अगेन कैसी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो D से पहले जाएंगे E की तरफ, कोई कंपोनेंट नहीं है, खाली करंट है, तो इसको हम कुछ नहीं करने वाले। आगे जैसे ही चले तो ये भी करंट मिला है, करंट का भी हम खाली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज थी वो क्या है, E2। हम आगे गए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमसे टकराया, तो हमने उसको पॉजिटिव में ही लिखना है, हमने लिख दिया E2। उससे आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, करंट सामने से आ रहा है, करंट तो हमारे सामने से आ रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है, तो ये तो दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव में लेंगे, लेकिन किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, R2 के साथ, तभी पोटेंशियल आएगा। तो माइनस में I2 R2। और आगे गए, ऐसे गए, तो ऐसे गए इस पाथ में C से D की तरफ, तो करंट फिर आगे से आ रहा है, हम तो इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, करंट सामने से आ रहा है, कौन सा, I1 प्लस I2, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, R3 के साथ, तो वो भी माइनस में I1 प्लस I2 और ये R3 के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल्स में क्या होना चाहिए, 0। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, तीसरी भी निकाल सकते हैं। अब कंबाइंड लूप ले लो, इन लूप A B C F E D A B C F E D, एक कंबाइन लूप। जब बात कंबाइन लूप की आएगी तो आप अंदर वाली चीजों को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि अंदर वाले लूप का आपको काम ही नहीं है, ये R2 है और ये E2 है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। देखो A से चले, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, A से E तक कुछ नहीं है आपके पास, कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ करंट है, लेकिन जैसे ही आगे गए तो आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो आपने इसलिए उसको प्लस का E2 लिख दिया। थोड़ी आगे गए तो करंट उल्टी डायरेक्शन से I2 आ रहा है, किस में आ रहा है, R2 में, तो आपने इसको माइनस में I2 R2। फिर ऊपर गए तो ये वाला करंट हमारी सेम डायरेक्शन में, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करके, I1 R1। और फिर आगे गए तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल फेस करना पड़ा, छोटा नेगेटिव वाला, इसलिए माइनस में I1 इज इक्वल्स टू में 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इन तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व करके जिस भी चीज की आपसे वैल्यू पूछी जाए आप निकाल सकते हो। तो इसलिए हम सेकंड रूल यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। और अच्छे से ये चीजें आपको एक्सप्लेन हो। अच्छा एक चीज और बता दूं, इस रूल में ये जो रूल है सेकंड, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि पोटेंशियल को हम डील कर रहे हैं और पोटेंशियल का सम 0 है, और आपको पता है पोटेंशियल होता है चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। वर्क डन सेम है तो एनर्जी सेम है, इसलिए रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करके दिखा देता हूँ इस पे, फिर उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर ये चीजें बार बार नहीं आपको बताई जाएंगी। एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे वैल्यू निकाली है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट ये कहती है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम सर्किट में जहां भी है उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब सर्किट देखिए क्या क्या है। हाफ सर्किट बन गया ये,
ये कंप्लीट सर्किट है आपके पास ऐसा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 6 ओम, 4 ओम। ये नेमिंग है। बैटरी ये 4 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है। ये चीजें आपको गिवन है। अब देखिए यहां से अगर करंट निकला है तो I1 है, ये जंक्शन है आपको पता है, यहां से करंट निकला है तो I2 है। यहाँ अंदर की तरफ जाएगा तो वहां पे करंट की वैल्यू होगी I1 प्लस I2। ये आपने अब समझ लिया है। दोबारा यहाँ से करंट जाते वक्त I1 हो जाएगा, यहाँ से जाते वक्त I2 हो जाएगा। 2 जंक्शन है C और D। यहाँ पर वही तरीका यूज करना है जो आपने पहले यूज किया। सबसे पहले इक्वेशंस निकालनी है, उससे हम करंट निकालेंगे। अगर ये टोटल करंट हमारे पास आ जाए, I1 और I2 आ जाए, टोटल करके आप इस करंट को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे रेजिस्टेंस से, I की मल्टीप्लाई R, तो आपको इसके अलोंग क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के अलोंग निकालना है 8 ओम के अलोंग। तो देखो लूप सॉल्व करते हैं। इन लूप पहले बात करते हैं A B C D A B। फर्स्ट लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, A से शुरू हुए D तक कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ करंट है। अब आए इस पाथ में तो 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ, I1 प्लस I2, और सेम डायरेक्शन में है, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव I1 प्लस I2 इंटू में 8। ऊपर गए, करंट सेम डायरेक्शन में है, हम भी ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, करंट भी ऐसे जा रहा है। I1 किसके साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ, 6I1। फिर और ऊपर गए, I1 की डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो फिर I1 सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ I1। लेकिन आगे हमारा सामना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हो गया, तो इसको हम माइनस लेंगे, और कितना है 4, -4। ये किसके इक्वल आता है, सेकंड लॉ कहता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 के इक्वल आता है। सॉल्व कर लेते हैं। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8I1, 8I2, 6I1, 6 और 2, ये भी क्या हो गया 8, -4 = 0। I1 और I1, 16I1 प्लस 8I2 -4 इक्वल में 0। और भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4I1 2I2 -1 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेते हैं, सिंपल सी इक्वेशन आ गई। सेकंड लूप की बात करते हैं। इन लूप D C F E D, D C F E D की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमने चलना है। D से गए E की तरफ, करंट तो ऊपर से अपोजिट आ रहा है, हम आगे जा रहे हैं, तो उल्टा करंट पड़ रहा है हमारे लिए, तो इसलिए माइनस साइन क्या 4, -4I2। ठीक है। अब हम इधर गए तो पॉजिटिव टर्मिनल पे टकराए, तो प्लस का क्या ले लेंगे 6। आगे गए ऐसे, करंट आ रहा है आगे से उल्टा, फिर हमारे अपोजिट आ रहा है, तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 ही रहेगा, माइनस का I2। फिर घूमे हम तो इस तरफ गए, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, तो ये भी माइनस का लिया जाएगा, कितना 8 × I1 प्लस I2, तो टोटल किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। इसको भी सॉल्व करते हैं। 4I2 प्लस 6 -I2 मल्टीप्लाई करोगे तो -I1 -I2 = 0। I1 के कितने हैं, सिर्फ अकेला -8I1, I2 के -8 -4 और -1, टोटल हो गए -13I2 प्लस 6 = 0। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। 2 ही वेरिएबल है तो आपको तीसरा लूप लेने की जरूरत नहीं है। 3 इक्वेशन तब बनाओ जब 3 वेरिएबल हो। 2 वेरिएबल है I1 I2 I1 I2, 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा आपका।
इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको लिखो यहाँ पर, लेकिन सॉल्व करने से पहले जो कंपोनेंट कैंसिल करने पड़ते हैं आपको पता है, कैंसिल करने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 से करोगे यहाँ आ जाएगा 8i1, यहाँ आ जाएगा 4i2, यहाँ आएगा -2 इक्वल में 0। अब ठीक है, कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 13 में से 4 गए 9i2, -6 में से प्लस का 2 जाएगा माइनस का 4 इक्वल में 0, तो 9i2 किसके इक्वल 4 और i2 किसके इक्वल 4 अपॉन में 9 एम्पीयर। i2 की वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आई तो आप यहाँ पुट कर सकते हो। देखिए 4i1 प्लस 2, i2 की जगह लिखोगे 4/9 -1 इक्वल में 0, 4i1 4 to 8/9 -1 इक्वल में 0, 4i1 इनको इधर ले जाओ तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको सोल्व करके 1/9 आएगा और i1 क्या जाएगा 4 नीचे जाएगा तो 1/36 एम्पीयर। i1 की वैल्यू भी आ गई और i2 की भी आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके और 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप क्या लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम कितना होना चाहिए, i1 प्लस i2 इंटू 8, ये होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। वैल्यूज पुट करनी है आपको, i1 की वैल्यू 1/36 और इसकी 4/9 इंटू 8, और इनको अगर सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को तो ये आ जाएगा आपके पास 17/36 इंटू 8, और अगर इन सबको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 3.78। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो 4। इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। ये है हमारे पास किरचॉफ्स के लॉ। ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, IIT, नीट, कोई भी आप उठा लीजिए, एक क्वेश्चन आपको किरचॉफ लॉ से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा।